हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आज मैं कराने वाली हूं आपको राजनीति विज्ञान क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे आपको आंसर लिखने होते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले हिंदी का मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो बना के, इंग्लिश की कर चुकी हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके होम साइंस के भी अपलोड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, टाइम लगता है क्योंकि मुझे आंसर अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आपको इनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, क्योंकि टाइम भी बहुत कम रह गया है आपके पास। तो राज्य की परिभाषा आपको पता ही है। राज्य शब्द जो है फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश में सबको पता है स्टेट कहा जाता है, लेकिन अगर लैटिन भाषा में बोले तो इसे स्टेटस कहा जाता है। स्टेटस का अर्थ अगर आपको लगाया जाए तो ये होता है व्यक्ति का एक सामाजिक स्तर। ठीक है, धीरे धीरे पूरे समाज के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, मतलब समाजों का ग्रुप मिलकर बनाता है राज्य। क्लियर है। सबसे पहले इस वर्ड को आधुनिक युग में इसको नाम दिया गया था मैकियावेली नामक विद्वान ने। ये आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे राज्य के तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ जो मैं बताऊंगी आप प्लीज़ वो भी मार्क कर लीजिएगा, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। राज्य क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व, ये आपको याद करना है। 4 तत्व होते हैं आपका। सबसे पहले आ जाता है भूभाग, फिर होते जनसंख्या, फिर आता है आपका सरकार और फिर आता है आपका प्रभुसत्ता। तो 4 तत्वों के बारे में पढ़ के जरूर जाना, एक क्वेश्चन जरूर आता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र क्या है। ठीक है, आपको पता है राजनीति विज्ञान होता क्या है। राजनीति विज्ञान होता है इसमें राज्य से संबंधित सारी बातों को हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब जैसे गृह विज्ञान है, घर से संबंधित बातों को आप पढ़ते हो, तो राजनीति विज्ञान राजनीति से रिलेटेड, राजनीति में क्या हो रहा है, कौन सा दल राज्य कर रहा है, दबाव समूह क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्या होते हैं, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, तो ये सब आ जाते हैं उसके अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है, ठीक है, और इसका क्या अर्थ है। कुछ भी आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अवसर की समानता होती है कि आपको विकास के समान अवसर देना, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के हो। अगर आप एक समाज में रह रहे हैं तो उस समाज में आपको समान अवसर दिए जाएंगे बिना किसी भेदभाव के, ताकि आपका जीवन भी विकास कर सके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, बस आप एक बार सुन लीजिएगा, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। नेक्स्ट है आपका किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लो। मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ के जरूर जाने हैं, क्या है, इससे आप क्या समझते हो। ठीक है, और सरकार की तरफ से क्या क्या मौलिक कर्तव्य आपके होते हैं। तो संविधान के 42वें संशोधन में जो सन 1976 में पास हुआ था, इसमें नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्यों को बताया गया था संविधान के अंतर्गत कि दिए जाने चाहिए, जिसमें से 10 हैं फ्रेंड्स। तो 2 आपको पूछे, क्योंकि 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट बताने। 4 पूछा होगा, 4 नंबर में आएगा तो आप 4 पॉइंट बता देना। तो संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय झंडे का आदर करना, राष्ट्रीय गान का आदर करना, भारत की प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता का समर्थन करना और रक्षा करना। दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए। देखो उपराष्ट्रपति आपको पता ही है, राष्ट्रपति से ऊपर होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति भारत का राज्याध्यक्ष होता है। ठीक है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का अध्यक्ष होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति की चलती है, भारत के राष्ट्रपति चलती है, सॉरी। और इस दृष्टि से उप से इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा उसको चार रूप से मतलब चलाता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स, यहाँ राष्ट्रपति नहीं आएगा। जब किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो वह कार्य वाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालता है। आपको मैं क्लियर बता दूं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उसको पद त्यागना पड़ जाता है, उस काम पे उसका जो कार्यभार होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है, पहला कार्य। दूसरा याद रखना, राज्यसभा के पद का अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा की बैठकें वही बुलाता है और स्थगित भी वही कर सकता है। दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का। देखो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर आते हैं, इनका क्या क्या अधिकार है ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो भारत में उच्च न्यायालय के जो निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं जो उसके क्षेत्र के अंतर्गत, सबसे पहले तो आ जाता है मौलिक अधिकार की सुरक्षा करना। आपको पता ही है, आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार। तो ये आपके कुछ कुल मिला के 6 अधिकार होते हैं। और मौलिक अधिकार क्या है और उस किस पर कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पढ़ के जरूर जाना है। शिक्षा का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है यानी कोई नुकसान पहुंचाता है किसी व्यक्ति द्वारा या संस्था द्वारा, तो आप सीधा कहाँ जाओगे मुकदमा चलाने, उच्च न्यायालय में, वो आपकी सुनेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत है 1 पॉइंट। ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। देखो अनुपातिक में बता देती हूँ, अनुपातिक में क्या होता है, ये एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों और राजनीतिक दलों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से विभिन्न वर्गों, जातियों और दलों को अपने समर्थन की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व सभाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त होने का अनुपातिक प्रतिनिधित्व कहलाता है। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं
अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। अगर मैं देखा जाऊँ, आपने देखा होगा जो, या इसका मतलब ये है कि जो आप वोटिंग टाइम आता है तो आपको क्या होता है, कुछ रेशियो में सीटें निकालते हैं ना, तो जैसे कि महिला की 1/3 सीट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक दल होते हैं और अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, इनके द्वारा उनकी जनसंख्या, जैसे कि कोई मतलब महिला वर्ग है तो महिला क्या होता है, महिला दल मतलब समर्थन करते हैं उसका सारा, है ना, तो उनको भी मतलब प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है इस प्रणाली से, ठीक है। बाकी मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका उत्तरदायित्व का क्या महत्व है, ठीक है ना। उत्तरदायित्व आपको पता ही होता है, जिस मतलब राज्य संभालना, जनता ने जिस व्यक्ति को चुना वो प्रतिनिधि कहलाएगा और वो जनता के भले के लिए कानून बनाएगा और जनता के हित को ध्यान रख के कार्य करेगा, वही मतलब उत्तरदायित्व कर रहा है। किसका उत्तरदायित्व कर रहा है, जनता का उत्तरदायित्व कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंचशील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचशील के सिद्धांत क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा। 4 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट लिखने, 4 का आएगा तो 4 पॉइंट लिख के आपको आने हैं। तो इसमें एक सिद्धांत होता है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। नेक्स्ट है आपका एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। ये इसके पंचशील के सिद्धांत है, ठीक है ना। बाकी मैं एक वीडियो में इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे, मैं इसको जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आ रहे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपके वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब की जाती है। मैं आपको बता दूं, देखो वित्तीय नाम आते ही आपको पता चल जाता है ये प्रॉब्लम जो है ये आ जाती है आपकी धन से रिलेटेड, ठीक है ना। जब भी सरकार को लगता है आर्थिक तंगी से कोई देश जूझ रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जो संविधान की धारा 360 है इसके तहत देश में वित्तीय संकट की घोषणा कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में सारी शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाती हैं, आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। तो वित्तीय आपातकाल के प्रभाव आपको क्या देखने को मिलते हैं, राष्ट्रपति ही राज्यों के वित्तीय मामलों के आदेश और निर्देश देगा, ठीक है, उसी को सारे अधिकार मिल जाते हैं। राष्ट्रपति ही केंद्र राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे में परिवर्तन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल शक्तियाँ बताइए, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक है आपकी राष्ट्रपति राज्य पॉइंट आपका राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपालों को राज्यों के वित्तीय विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए भी भेजने को कह सकता है, ये भी उसको राइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखो सर्वोच्च न्यायालय के सारे अधिकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें अपीलीय पूछा तो अपीलीय आपको बताना है। अपीलीय 4 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक मामले हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड आपके मामले आ जाते हैं, जो संविधान से रिलेटेड आपको लगता है संविधान की मतलब किसी संविधान में लिखित किसी बात का अवहेलना हुई है तो आप वो मामला सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, या उच्च न्यायालय को लगे कि हाँ यहाँ पे संविधान के कोई कानून है इस मामले में, ठीक है ना, तो वो मामला वो अपील कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। दीवानी मामले होते हैं आपके, जो आपके सिविल केसेस होते हैं, जैसे कोई मुकदमा आप 2 फैमिली का कोई मामला है तो वो आप उच्च न्यायालय में गया वो मामला और आपको लगा आप संतुष्ट नहीं है उसके निर्णय से, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है या घरेलू कोई मतलब आपके घर में कोई कलेश हुआ या उससे रिलेटेड कोई मामला है, ठीक है। फौजदारी मामले हो जाते हैं फ्रेंड्स आपके, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, ये आपको पता ही है। तो क्रिमिनल केस में उच्च न्यायालय को लगता है कि वो निर्णय नहीं कर पा रहा या कोई वहाँ कोई दिक्कत हो रही है, या जो मतलब जिस पे मुकदमा चल रहा है वो उसके निर्णय से खुश नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है, सबसे बड़ा कोर्ट यही होता है। फिर आता है विशेष अपील। विशेष शक्ति मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कोई उच्च न्यायालय को लगता है कि इस मामले का जो सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय में जानी चाहिए, तो वहाँ पे भी अपील कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होता है किसी भी उच्च न्यायालय के मामले में हस्तक्षेप करने का, तो यहाँ पे भी इसके कुछ विशेष अधिकार आ जाते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की रचना और किन्हीं 2 कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए निर्वाचन आयोग की रचना आपको याद रखनी है। निर्वाचन आयोग की रचना संविधान की धारा 32 के अंतर्गत की गई थी, और इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसके साथ जो काम करने वाले अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। और आपको पता ही निर्वाचन आयोग का काम होता है चुनाव करवाना, साफ सी सीधी बात है, निर्वाचन मीन्स चुनाव कराना, तो वही ये सब कुछ देखता है। तो कार्य देखे जाएँ तो संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव आपको पता ही है, इनके चुनाव संपन्न करवाना, अगर लगता है कि कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी यही देखता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव को भी संपन्न यही करवाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका जनमत के अर्थ और उसकी विशेषता बतानी। देखिए जनता का मत, जनमत मीन्स जनमत, जनता का मत, जनता की राय, ठीक है। आपको पता ही होगा जब भी कोई सार्वजनिक मामला आता है तो उस पर जो सरकार के सामने है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जनता की राय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना।
और जनता क्या करती है फ्रेंड्स, जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होती है। अगर जनमत की हम बात करें तो जनमत होता है जन कल्याण की भावना से प्रेरित सार्वजनिक मत, मतलब सबका एक मत। एग्जाम्पल के लोग मतलब लो मोदी जी आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, तो आप जन कल्याण की भावना से प्रेरित हो कि हमारे लिए अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं, तो आपने प्रेरित होकर क्या करें, सार्वजनिक मत तैयार किया, मतलब सबका एक मत मोदी जी को जाता है, इसे कहते हैं जनमत। अब क्लियर है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, शासन का आधार होता है जनमत, भाई आप मत दोगे तभी तो शासन करने के लिए कोई व्यक्ति आएगा। शासन के लिए मार्गदर्शक होता है सरकार के लिए, एक सरकार ढंग से काम नहीं करी दूसरी सरकार आप चुन लोगे तो मार्गदर्शन हो रहा है, एक सरकार को देगा दूसरी सरकार देखती है, भाई जनता ने मोदी जी को क्यों जिता रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मार्गदर्शक बनती है। विधानमंडल की निरंकुशता पर प्रतिबंध, विधानमंडल की निरंकुशता कैसे, अगर ढंग से काम नहीं करती तो नेक्स्ट आप मतलब दूसरे प्रतिनिधि चुनकर विधानमंडल के सदस्य बना देते हो, ठीक है, फिर वो कानून बनाती है और आपके लिए अच्छे कानून बनाएगी इस बार, क्योंकि पिछली बार आपने उसको हटा दिया था पुरानी वाली को, क्योंकि ढंग से काम नहीं कर रही थी, उसके प्रतिनिधि ढंग से काम नहीं कर रहे थे, वो निरंकुश हो गए थे, है ना, अपनी अपनी चलाने लग गए थे, लालच आ गया था, तो ये सब आप देखते हो। अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा होती है, आप अगर चुनते हो तो व्यक्ति आपके ही अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जनमत सरकार को दृढ़ बनाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका। देखो गैर सरकारी संगठन में आपको शर्त है एनजीओ, अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एनजीओ करते क्या है, मानव के अधिकार के लिए लड़ते हैं ना, अगर महिला एनजीओ में जाओगे तो महिलाओं के लिए लड़ती हैं, बच्चों के उसमें जाओगे तो वो बच्चों के लिए लड़ाई करते हैं, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड सारे मामलों का ध्यान रखते हैं, तो इस तरह से एनजीओ आ जाता है। फ्रेंड्स एनजीओ बहुत अहम भूमिका निभाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, सारे मामले यही तो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको पता ही है आज की डेट में भारत और अमेरिका के काफ़ी अच्छे संबंध हो चुके हैं, आपस में हमेशा विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं, वहाँ का यहाँ आता है, राष्ट्रपति जाता है, राष्ट्रपति यहाँ आता है, तो मतलब लगातार हम लोग क्या करते हैं, और कई चीज़ों में फ्रेंड्स व्यापार भी होने लग गया है। और सबसे पहले जो भारत का संबंध बना था वो परमाणु संधि से बना था, 2007 में भारत ने अमेरिका से परमाणु संधि की थी, जिसके आधार पर भारत परमाणु शक्ति माना जाने लगा और दूसरे देशों से परमाणु शक्ति खरीद सकता था। तो जनवरी 2009 में, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, में अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, जो अमेरिका को भारत के साथ संबंध का सबसे बड़ा हितैषी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हैं, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो। भारत को दी जाने वाली अमेरिका की सहायता की प्रकृति, तो कैसी है प्रकृति, काफ़ी मित्रतापूर्वक, ठीक है ना, काफ़ी मित्रतापूर्वक का भाव अब दोनों देशों में देखा जाने लगा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा अभी कोरोना के टाइम पे भी दोनों देशों ने चिंता जताई थी, है ना, तो इस तरह से काफ़ी मतलब एक दूसरे के साथ आगे बढ़े थे इसको जड़ से मिटाने के लिए, है ना, तो काफ़ी चीज़ों में संबंध देखा जाता है। आप व्यापारिक लगा लो, परमाणु शक्ति से रिलेटेड लगा लो, है ना, या राष्ट्रपति का आपने देखा होगा कि अमेरिका में हमेशा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते आते रहते हैं, है ना, ऐसे ही उनके देश के भी राष्ट्रपति हमारे डोनाल्ड ट्रंप को भी यहाँ पे बुलाया गया था, इनवाइट किया जाता है। तो लगातार दोनों देशों में क्या होता है, मित्रता का पूर्वक का भाव दिखाई देता है। श्रीलंका में तमिल भारतीयों की समस्या की व्याख्या कीजिए। देखो तमिल भारतीयों की बात की जाए फ्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, पर कई बार पूछ लिया जाता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष तो आपको पता ही है एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, और इससे कई बार भारत श्रीलंका संबंधों पर भी बुरा प्रभाव डाला है। श्रीलंका में बहुसंख्या वहाँ के मूल निवासी जो हैं, जिन्हें सिंहलियों की कहते हैं, ये लोग हैं वहाँ पे जो बहुसंख्या में हैं, जबकि 18% जनसंख्या सिर्फ भारतीय मूल के तमिल लोगों की है। तो पता है क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो कम मतलब कहते हैं ना, जो कम लोग होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, उनके साथ ना काफ़ी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। तो इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है, और इनके भाषा का मेन आधार है धर्म और भाषा, ठीक है। इस आधार पर इन लोगों के साथ मतलब बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से ही राज्य के रूप में श्रीलंका की मांग की जाने लगी, ठीक है, क्योंकि परंतु तमिल लोग इसका विरोध करते रहे, क्योंकि लोगों को तमिल नहीं आती थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तमिल नहीं आ रही तो आप उनको अपने राज्य में ही ना रहने दो, तो बंदा क्या करेगा, अलग राज्य की मांग करेगा ना, ठीक है। तो ये सिर्फ चीज़ें इस समस्या के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, ठीक है, अथवा उदारवाद की अवधारणा का वर्णन करो, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, मार्क्सवाद और उदारवाद। तो मैं आपको बता दूं, देखो मार्क्सवाद का अगर हम बात करें, मार्क्सवाद ना इसकी जो रचना, इसकी जो मतलब इसकी स्थापना जो है वो की थी आपके कार्ल मार्क्स नाम के मतलब कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स नाम का जो व्यक्ति था उसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, आप विद्वान कह लीजिए। तो इसका मेन मकसद था ये पूंजीपतियों और किसानों, पूंजीपति जमींदारों के विरुद्ध था। ये इनका मानना ये था कि जो पूंजीपति होते हैं वो हमेशा मतलब धन जो होते हैं ना वो अपने मतलब हड़प लेते हैं, और जो मजदूर है ना उनको कुछ नहीं देते।
ठीक है। तो इसने बहुत फाइट करी उनके हकों के लिए। उसका मानना है कि हमेशा मजदूरों का शोषण होता है, अमीर आदमी अमीर बनता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब बनता जा रहा है, और अमीर हमेशा गरीब का शोषण करता है। ये था मार्क्सवाद का सिद्धांत, जो मार्क्सवाद बोलता था। उदारवाद की बात करें तो उदारवाद अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म नाम के मतलब उससे निकला है, लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ है स्वतंत्र व्यक्ति। तो उदारवाद क्या बोलता है, ये व्यक्ति की बुद्धि और विवेक में विश्वास रखता है। ये कहता है अगर व्यक्ति काबिल है ना, वो अपने लिए खुद कमा सकता है, लेकिन ये कहता है सबको समान अधिकार देने चाहिए, सबको समान स्वतंत्रताएं दी जानी, ताकि सब व्यक्ति अपना विकास कर सके। ये सबके बारे में बराबर सोचता है उदारवाद, ठीक है। इसके लिए पूंजीपति भी उतने ही है, मजदूर भी उतने ही है। ये कहता है पूंजीपति बन रहे हैं क्योंकि उन्हें वो काबिलियत है, उन्हें वो बुद्धि है, उन्हें वो विवेक है। मजदूर मजदूरी कर रहा है क्योंकि उसमें उतनी ही बुद्धि है, उतनी ही विवेक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूंजीपतियों का धन छीन के गरीबों को दे दिया जाए, तो ये इसका विरोध करता है। वहीं मार्क्सवाद उल्टा है। मार्क्सवाद कहता है पूंजीपतियों का भी धन छीन के मजदूरों को बांट देना चाहिए, ताकि देश से गरीबी नाम की चीज़ ही खत्म हो जाए। तो ये है फ्रेंड्स। बाकी अगर इसको आप क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले बता चुकी हूँ, पढ़ लेना। इसके महत्व पे प्रकाश डालना है और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हो, दोनों क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं। तो मौलिक अधिकार अगर आप आंसर करते हो फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकार आपको पता ही है, जो आपके विकास में के लिए मूल हैं, आवश्यक हैं, जिनके बिना आपका विकास ही नहीं हो सकता, वो होते हैं आपके मौलिक अधिकार। महत्व क्या हो जाता है, मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी उनका विकास हो सकता है। वे सरकार की निरंकुशता पे रोक लगाते हैं, ताकि सरकार किसी का शोषण ना कर सके, ठीक है। और भी हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर में आएगा तो आपको उस हिसाब से लिखना है, और 8 नंबर में आ रखा है तो आपको ज़्यादा ही लिखना है। मौलिक अधिकार मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। मौलिक अधिकार आपके पहले आप बताओगे 6 मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आप वो भी एक्सप्लेन यहाँ पे करके आ सकते हो, ठीक है। तो मौलिक अधिकार सभी को संविधान में ये लिखित रूप में लिखा गया है कि सभी, अगर कोई भारत का नागरिक है, उसका मौलिक अधिकार मतलब उसे दिया जाना उसका आवश्यक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार बन चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारी शक्तियां पढ़ के जानी है। कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन में पहले बता चुकी हूँ आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी, 10th क्लास में मैंने ये सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो देख ली, आपको सर्वोच्च न्यायालय वाला टॉपिक हो गया, आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हो गया, वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद से, और क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो न्यायिक अगर मोटा मोटा है तो कार्यपालिका में आपका आ जाता है कार्य से रिलेटेड, जैसे राज्य का अध्यक्ष होता है तो राज्य की बैठक बुलाना, लागू करना, मंत्रिमंडलों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ये। सैनिक शक्तियाँ आपको पता है, जल थल वायु तीनों का अध्यक्ष होता है, तीनों के जो सेना के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। विधायी शक्तियाँ समझ लो तो राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है, ठीक है ना, संसद की मतलब बुलाना बैठक और उसकी अध्यक्षता करता है। संसद में भाषण देने का अधिकार होता है, मनोनीत करने का अधिकार होता है, कोई भी 12 सदस्य अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी मनोनीत कर सकता है, ठीक है ना, जो कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में मतलब अच्छे मतलब जाने माने हो। वित्तीय शक्तियाँ आपको पता है, बजट से रिलेटेड, अभी आपने पढ़ा पीछे, आपातकालीन की घोषणा करना, वो सब इसका वो तब बजट से रिलेटेड ही है। धन बिल पास करना, ठीक है ना। न्यायिक शक्तियाँ आपको पता ही है, अगर किसी को लगता है कि अब अंतिम निर्णय सिर्फ किसी को फांसी सजा दे दी सर्वोच्च न्यायालय ने, आपने टीवी में पिक्चरों में भी देखा होगा, मूवीज़ में, तो अंतिम उसे कौन बचा सकता है, राष्ट्रपति। उसकी फांसी कौन माफ़ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। आपातकाल की मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय समाज और राजनीति में जाति की भूमिका। देखिए फ्रेंड, जाति प्रथा जो है वो एक सामाजिक बुराई है, आजकल तो नहीं, लेकिन पुराने समय में बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। लेकिन आज भी राजनीति में देखा जाए तो जाति प्रथा को ध्यान में रखकर ही कई लोग राजनीति करते हैं। आपको भी पता होगा, मुस्लिमों से वोट डालने के लिए मुस्लिमों का साथ देते हैं, है ना, अल्पसंख्यकों का मतलब पक्ष ले लेते हैं। कहीं पे वो जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो बहुजनों को मतलब अपना मतलब जो वैसी जाति के लोग होते हैं, SC ST, उनको मतलब अपना वो बना के, निशाना बना के वोट मांगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय समाज में और राजनीति में जाति की अहम भूमिका रही है, आप लिख सकते हो, क्योंकि जाति को देखकर ही भारत में मतलब क्या दिया जाता है, अधिकार में भी भेदभाव किया जाता है ना, और राजनीति भी खेली जा रही है आजकल जाति को ध्यान में रखकर। तो आप रियल अगर न्यूज़ देखते हो तो आपको रियल एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके, तो ठीक है। 21 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के किन्हीं 4 स्थायी सदस्यों के नाम आपको बताने, तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, बस यही है।
22 में है, वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों की व्याख्या करने। वैश्वीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके कारण ही आज विश्व के नागरिकों में एकता की भावना बढ़ी है, ठीक है। और इससे क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स, सकारात्मक मतलब अच्छे पक्ष है ना, इसके अच्छे लक्षण विशेषताएं। तो भूमंडलीकरण से संसार के सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति सुगमता से होती है। भूमंडलीकरण के कारण ही विश्वव्यापी समस्याएं जैसे आतंकवाद हो गया, आपका एड्स जैसी बीमारियों की रोकथाम, प्राकृतिक विपत्तियों से मुकाबला आदि को अधिक प्रभावकारी रूप से निपटाया है, ठीक है ना। वैश्वीकरण के नकारात्मक पक्ष, पहला क्या है, भूमंडलीकरण से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा। आपको पता है विकसित देश तो विकसित होते जा रहे हैं और विकसित, लेकिन विकासशील देश स्टिल अभी भी विकास कर ही रहे हैं। भूमंडलीकरण से विकासशील देशों के उद्योग व्यापार तथा उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। भूमंडलीकरण के कारण राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता पर प्रभाव पड़ा है। भूमंडलीकरण ने राज्यों की पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया है और उनकी आत्मनिर्भरता को कुप्रभावित किया है, ठीक है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो भूमंडलीकरण के कारण ही विकासशील देशों को चुकाने पड़े हैं, ठीक है। लेकिन विकसित देशों पे इनका ज्यादा प्रभाव नहीं है, उनको हमेशा विकास ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन। विश्व व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, दो ध्रुवीय तथा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अंतर बताइए। या एक क्वेश्चन आपका अथवा करके आ रखा है, मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य आपको पता है विश्व में शांति स्थापित करना ही नहीं बल्कि विश्व का सामाजिक आर्थिक विकास करना भी है। और उसका एक अन्य आर्थिक और सामाजिक परिषद इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है, मतलब लगातार काम कर भी रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इन मानव अधिकारों का अर्थ है कि ये अधिकार न्यूनतम और आधारभूत अधिकार होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को हर देश में बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं। मानव अधिकार क्या क्या होता है आपको पता ही है, काम करने का अधिकार, कोई भी काम आप कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, ठीक है। विश्राम का अधिकार, आपको रेस्ट चाहिए, रेस्ट भी आप कर सकते हो। शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म आप चुन सकते हो, चाहे आप अभी हिंदू हो तो आप मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम हो तो आप हिंदू बन सकते हो, कन्वर्ट हो सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट सेट्स आपको क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।